जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और आप चाहते हैं कि क्लास 10th के चैप्टर 1 से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊं, तो साथियों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार परीक्षा में देखने को मिलता है, बहुत शानदार ढंग से उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, हमको सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। साथियों, इन सब को सिद्ध करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो असल में होती क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। या फिर मैं कह सकता हूं कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जैसे मान के चलिएगा p बटा q लिखा मैंने, 2/3 लिखा, ये क्या है? ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। क्या है साथियों? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या इसके विपरीत, जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने से पहले हम किस तरीके से इसको सिद्ध करेंगे ये समझ लेते हैं। ये कहा गया है कि √5 अपरिमेय संख्या है, हम इसके विपरीत मानकर चलेंगे। हम √5 को परिमेय संख्या मानेंगे कि माना एक √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए किस तरीके से मानेंगे। सबसे पहले हल, ठीक है, मैंने कहा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको मैंने माना। तो देखिए परिमेय संख्या का फॉर्मेट क्या होता है, किस रूप में होता है? p बटा q के रूप में, है ना, यही होती है ना। तो मैंने लिखा कि √5 जो है वो बराबर है किसके? p बटा q के। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, जहां मैं क्या लिखूंगा कि जहां, ठीक है, कि जहां p व q सह आवाज हैं, सह आवाज संख्या हैं। ठीक है, क्योंकि जहां q बराबर नहीं है 0, मैंने इतना लिखा। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं कि सह आवाज जो संख्याएं हैं आखिर में क्या होती हैं। तो देखिएगा, जैसे मान के चलो 2/3 कोई संख्या है, ठीक है, और 2/3 2 का और 3 का, 2 का गुणनखंड क्या है, यानी 2 को किस किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो 2 को एक तो 2 से किया जा सकता है और 1 से किया जा सकता है। तो देखिए 2 का 1 है, ठीक है, और 3 का क्या है? 3 का भी जो गुणनखंड है, 3 को या तो 3 से विभाजित किया जा सकता है या फिर 1 से। लेकिन इन दोनों संख्याओं का यानी अंश बटा हर जो है, इनको ओवेनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यानी इनका ओवेनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या होगा? केवल और केवल 1 होगा। ये बात समझ में आई। यानी 2/3 का ओवेनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 जो हैं दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतनी बात समझ में आई। मैंने लिखा दूसरा उदाहरण, मान लीजिए मैंने लिख दिया 25/5। तो देखिएगा 25 का गुणनखंड क्या क्या है? तो 25 का एक तो गुणनखंड है 1, जो कि दोनों का कॉमन है, ठीक है, और 5 का भी 1 है। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त देखो, इसके अतिरिक्त 25 का एक तो 5 भी है कि नहीं है, और 25 खुद है,
ये दो इसके गुणनखंड हैं, ठीक है, जो कि 5 से मैच कर रहे हैं। तो ये 25/5 जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको समझ में आई, यानी ऐसी संख्याएं जिनका केवल उभयनिष्ठ एक हो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। सबसे पहले √5 का वर्ग किया, ये ठीक है, बराबर P/Q लिखा हुआ है, इन दोनों का भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा 5 का √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 यानी रूट से वर्ग कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q²/P²/Q², दोनों पे वर्ग हो जाएगा, यानी P पे वर्ग चढ़ा है तो P² हो जाएगा, Q पे चढ़ा है तो Q हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, इस Q का यहाँ भाग हो रहा है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, और मैं जो है इसको ये हो जाएगा 5Q², ठीक है, बराबर P²। इसको और थोड़ा सा बदलता हूं, 5 को अभी Q के साथ में 5 का क्या हो रहा है, Q के साथ में 5 का हो रहा है गुणा, बराबर के इस तरफ करूंगा तो Q² बराबर ये इसके साथ में भाग हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब जो है मैं यहाँ पे, ठीक है, अब क्या लिखता हूं, अब यहां लिखता हूं मैं, देखिएगा यहां पे बात समझना कि P² जो है P² 5 से विभाजित है। अगर मान लीजिए P² 5 से विभाजित है, अगर मान लीजिए कोई संख्या जैसे 5 है, 5 का वर्ग अगर 5 से विभाजित है, कैसे, 5 का वर्ग कितना, 25/5, अगर 5 का वर्ग ये 5 से विभाजित हो रहा है, अगर 5 का वर्ग 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित होगा, यानी वर्ग को हटा दिया जाए तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो बस मुझे यही चीज लिखना है। क्या लिखना है, देखिएगा समीकरण 1 में क्या है कि P² 5 से विभाजित है, ठीक है, P² 5 से विभाजित है तो क्या होगा, तो 5 भी सॉरी तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आई कि यदि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। ये लाइन लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या मानता हूं, यहां पे मैं मानता हूं कि माना कि P बराबर मैंने मान ली, P बराबर मान लिया मैंने 5K, क्या मान लिया, इस P के बराबर में मैंने 5K को मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए, समीकरण 1 में, ठीक है, इसको समीकरण 1 माना था ना, तो क्या हो जाएगा Q बराबर, अब P² की जगह पे क्या रखना है मुझे, 5K का वर्ग है तो वर्ग कर दूंगा बटा 5। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, Q² बराबर 5 का कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग, और K का वर्ग ही रहेगा बटा 5, ठीक है। अब देखिएगा 5 एकम 5 पचम 25, ये कट जाएगा, ठीक है ना, कट गया। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब जो है यहाँ पे कर लेते हैं ना, बाकी इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं।
करते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमारा बच। ठीक है, ये देखिए, ये कर दिया ना। अब देखो, अब यहां तक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे ये क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर ये आ गया 5k²। ठीक है, इतना समझ में आया, 5k²। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे क्यू² बराबर यहां पे 5k है, क्या है 5k² है। ठीक है, तो k को बराबर के इस तरह, अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका पक्षांतर करता हूं, बराबर 5k के बराबर में इधर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे k² बच जाएगा। तो मैं ये k को इस तरफ कर देता हूं, k² को बराबर इसको इस तरफ कर देता हूं, ताकि हमारा पहले समीकरण की तरह ये बन जाए। तो समझ में आया ये मैंने किस तरीके से किया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, है ना, देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर देता हूं, क्या करता हूं कि k² बराबर ये हो जाएगा क्यू² बटा 5। ठीक है, समीकरण 2। अब जैसे मैंने समीकरण 1 के लिए लिखा था वही लाइन मुझे यहां पे लिखना है। क्या लिखना है कि समीकरण 2 से क्यू² 5 से विभाजित है, क्यू² जो है वो 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना सही में आया कि यदि समीकरण 2 से क्यू² 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात अगर क्लियर है तो अब एक बात को समझिएगा, यहां पे क्या है बेटा, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में p² 5 से विभाजित है, यानी ये p बटा q था ना, तो यहां से मैंने लिखा है कि p भी ये, तो p भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। जब p भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पे लिखा है q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि जो p बटा q सह अभाज्य संख्याएं थी वो सह अभाज्य संख्याएं कैसे हुई, यानी जो पूर्व में हमारा कथन था वह कैसा हुआ, असत्य हुआ ना, विरोधाभास हुआ। तो मैं लिखूंगा क्योंकि p व q सह अभाज्य हैं, यह कथन विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट 5 जो है वो कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी जो कि इस कथन के अनुसार सत्य है। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इसका क्या कर सकते हो, दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है।